स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर देख। देखो आज हमारा कार्ब एनायन है, ठीक है। कार्ब एनायन क्या होता है? और देखिए लास्ट टाइम हमने कार्बोकेटायन देखा था। अभी कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, ये हमारा अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है। ये हमारा कार्बो है, दैट इज कार्बन, और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको हम कार्बोकेटायन कहते हैं। सेम चीज यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, अगर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आता है तो इसे हम कार्ब एनायन कहते हैं, ठीक है। देखो दोनों में यहाँ पे O यूज होता है, यहाँ पे O यूज नहीं होता, ठीक है। तो आप कभी भी नाम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, कार्बो एनायन, ठीक। ये गलत तरीका है। अब देखो सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, मीथेन है हमारे पास, ठीक। अब इसमें से कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, जिसके वजह से हाइड्रोजन के ऊपर प्लस साइन देखने को मिलता है, इसके ऊपर माइनस साइन। तो अगर हम थोड़ा बहुत इसको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और चूंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपनी तरफ लेके चला जाता है, इस तरीके से। और हमको एक H प्लस देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर माइनस है। तो यहाँ पे ये जो मिला इसे हम कहते हैं कार्ब एनायन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रोटॉन। तो कार्ब एनायन क्या होता है कि वैसे स्पीसीज जिसमें कार्बन हो और उस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता हो उसे हम कार्ब एनायन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द कार्बन एटम possessing या फिर having a negative charge on them is called कार्ब एनायन, ठीक है। अब देखो इसी जगह पे हम और भी चाहे तो स्पीसीज को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या मिलेगा, CH3 CH H, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस साइन और एक ये प्लस साइन, ठीक है। दिस इज कार्ब एनायन, ठीक है। ये आपका कार्ब एनायन हो गया, ठीक। उसके बाद फिर हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, तो कार्बन, इधर कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन लगाते हैं, इधर हाइड्रोजन CH3 CH3, इधर पे हाइड्रोजन, ये ब्रेक करेगा तो क्या देगा हमको, CH3 कार्बन CH3, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस साइन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और H प्लस बाहर, ठीक है। तो ये भी कार्ब एनायन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 कार्बन लगा दें अगर, तो इस तरीके से
CH3 CH3 CH3। ठीक, इसे अगर ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से ब्रेक होगा, माइनस साइन CH3 CH3 और यहाँ पे CH3 प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये भी हमारा एक कार्बन एनायन होता है। ठीक है, ठीक है, तो कार्बन आयन इस तरीके से जनरेट होता है। ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहलाता है और रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं, रिएक्शन के दौरान ही खत्म हो जाते हैं। तो these are called these are called reaction intermediate which are formed during the reaction only। ठीक है, रिएक्शन के टाइम ही बनते हैं और किसी के साथ वो किसी से टूटेगा तब बनेगा और किसी के साथ जुड़ेगा तो ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। समझ में आया कार्बन आयन कैसे बनता है? कार्बन आयन क्लियर है? यस सर। अभी हम देख लेते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्री रेडिकल। देखो हमने देखा था होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन देखा, ये हमारा हेट्रोजीनियस टाइप है, और अभी हम जो देखेंगे फ्री रेडिकल, ये हमारा होमोजीनियस टाइप का है। फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर कोई स्पीसीज है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, CH3 CH3 इस तरीके से, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। क्योंकि दोनों कार्बन है तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होंगे? बराबर होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि इस यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे। अगर हीट सप्लाई किया जाए तो क्या होगा? दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा क्या है? तो एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाले का इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों क्या करेंगे? अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर हो जाएंगे। तो इस जगह पे आप देखो कि अगर इस कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसे हीट करके ब्रेक किया जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, बाकी के बॉन्ड्स जैसे के तैसे, प्लस दूसरा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर और बाकी के बॉन्ड्स जैसे के तैसे। तो ये जो जनरेट हुआ यहाँ पे, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक, तो दिस टाइप ऑफ intermediate is formed between two similar electronegative elements। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है? इसी तरीके से हम बाकी सभी चीज़ों में देख सकते हैं। जैसे अगर ये हमने जो देखा ये 1 डिग्री के लिए देखा, अगर 2 डिग्री में हम देखें तो 2 डिग्री में इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। ये CH3
यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक डॉट, दिस इज 2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 3 डिग्री अगर देखा जाए तो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये यहाँ पे डॉट, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और यहाँ पे ये हो गया हमारा 3 डिग्री, ठीक है। अब बात आती है इसके स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। एग्जाम में आपको स्टेबिलिटी पूछता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो जैसा स्टेबिलिटी हमने कार्बोकैटायन में देखा था वैसा ही स्टेबिलिटी हम यहाँ पे फ्री रेडिकल्स को देखेंगे। तो जैसे देखिए मिथाइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं कि मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। क्या कहलाता है? मिथाइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। मतलब मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे किससे किसके बीच, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच, ठीक। तो जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे आपका फ्री रेडिकल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए मैं पॉइंट लिखता हूं, मोर द मिथाइल ग्रुप, मोर इज द स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो अब देखो एक चीज कि मिथाइल ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते कैसे हैं। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल में क्या है, हर किसी के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आप देखो हर जगह तो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। इस कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से इस कार्बन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन और उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये सभी क्या हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो ड्यू टू single electrons, these free radicals is unstable, ठीक। तो इसका स्टेबिलिटी कैसे बढ़ता है, इसका स्टेबिलिटी बढ़ता है किसके वजह से, तो मिथाइल ग्रुप्स के वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ठीक। मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब देखो 1 डिग्री में क्या है, कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, दोनों फ्री रेडिकल के पास, ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं और इसके पास भी कोई मिथाइल ग्रुप नहीं। लेकिन 2 डिग्री में आप देखिए तो 2 डिग्री में कितने मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये दोनों क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक। तो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम 3 डिग्री देखें तो 3 डिग्री में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये तीनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो तीनों मिथाइल की वजह से 3 डिग्री जो है वो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कैसा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, ठीक है। ऐसा क्लियर है, पॉइंट पॉइंट क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर।
देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अभी इंडक्टिव इफेक्ट का नाम का पहले मतलब समझ लेते हैं। इंडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज का इंडक्शन। ठीक है, किसी चीज का इंडक्शन। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। देखो डेफिनेटली मतलब अल्टीमेटली हम किसकी बात करते हैं, तो लास्ट में हम किसी भी चीज़ का डिस्कशन करें, अगर साइंस है तो हर चीज़ में लास्ट में जाके एनर्जी पे चले आते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ को उठा लो, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से एनर्जी को ही समझाने में लगा होता है, क्योंकि एनर्जी ही अल्टीमेट चीज़ है हमारे लिए, जिसको हमको पढ़ना है हर तरफ से। अभी इंडक्टिव इफेक्ट जो है, एनर्जी से डील करना है, तो एनर्जी से अगर हम ऊपर चले तो किससे डील करेंगे, इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे। इलेक्ट्रॉन से अगर डील करेंगे तो दो चीजों से डील करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो क्या डील करेंगे, हम इसे चार्जेस के साथ डील करेंगे। ठीक, चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो चार्जेस का इंडक्शन, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, किसी चीज का इंडक्शन। तो किसी चीज का इंडक्शन यहाँ पे किसके ऊपर दिखता है हमको, किसी एटम के ऊपर दिखेगा या पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर दिखेगा। ठीक है, अब चार्जेस हम यहाँ पढ़ेंगे, चार्जेस को पढ़ते हैं तो चार्जेस को हम क्या कहते हैं, चार्जेस को हम कहते हैं डाइपोल। ठीक है, दो पोल। कौन कौन से पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। ठीक है, तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किससे डील करता है, वो डील करता है डाइपोल से। ठीक है, दो पोल के साथ वो डील करता है। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या, तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज सीन इन सिग्मा बॉन्ड। देखो इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हमको सिग्मा बॉन्ड में ही दिखता है, पाई बॉन्ड में नहीं दिखता। पाई बॉन्ड में हमें कुछ और चीजें दिखती हैं तो उसको दूसरा नाम दिया जाता है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड में हमको इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है, इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड में हमें क्या दिखेगा, तो सिग्मा बॉन्ड में हमें दिखेगा डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल कैसे आएगा, डाइपोल आने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा। मतलब अगर किसी एटम पे या मॉलिक्यूल पे अगर चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, तो चार्ज डेवलप होने का कोई तो तरीका होगा। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट दिखता है वो दिखता है सिग्मा बॉन्ड में। तो हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो पोलराइजेशन देखने से क्या होता है, तो हमको अल्टीमेटली क्या दिखेगा, डाइपोल दिखेगा। ठीक, चूंकि हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली किससे डील करता है, तो डील करता है कार्बन कंपाउंड से। ठीक, तो अगर कार्बन कंपाउंड से डील करता है तो इंडक्टिव इफेक्ट मुझे कहाँ दिखना चाहिए, इंडक्टिव इफेक्ट मुझे दिखना चाहिए कार्बन के ऊपर। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हमें किसी के ऊपर दिख सकता है, कोई जरूरी नहीं है कार्बन के ऊपर। तो चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजॉरिटी में कार्बन ही पढ़ते हैं, तो इस वजह से हम इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर देखेंगे, कार्बन के ऊपर। ठीक, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और और एक पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड
by another element or atom like halogens, ठीक है, in carbon chain is called inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अभी देखो पोलराइजेशन का यहाँ मतलब क्या है, तो किसी का इलेक्ट्रॉन खींचना, इसको कहा जाता है यहाँ पे पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था कि हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम जो है, देखो मैं एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, पिछले सेमेस्टर पे हमने ये एग्जांपल पढ़ा है, ठीक है। फजन रूल मैंने आपको पढ़ाया था। फजन रूल क्या कहता है, देखो एल्यूमिनियम ये आपका मेटल है, ठीक है, लेकिन ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। तो फजन रूल इस चीज को समझाता है, मतलब ये किसके द्वारा समझाता है, ये समझाता है पोलराइजेशन के मदद से, ठीक है। मैं फिलहाल पोलराइजेशन पूरा डील नहीं करूंगा, ठीक। तो पोलराइजेशन बेसिकली क्या है, चार्ज का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हमको चार्ज का डेवलपमेंट दिखता है। अभी चार्ज का डेवलपमेंट कैसे दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक लंबा चेन है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स लगा दिया। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स इज हेलोजन, ठीक है। एक्स जो है हेलोजन को डिनोट करने के लिए होता है। अब आप देखो इस जगह पे जो एक्स है, एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक, दिस इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हेलोजन जो है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा यही पढ़ा है कि जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो एक्स क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और बहुत ताकत से खींचेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ताकत। देखो ज्यादा एरो दिखाने का फंडा क्या है कि हम दिखा यही रहे हैं कि हेलोजन का खींचने का ताकत बहुत ज्यादा है और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या दिखेगा हमको, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से इसके ऊपर क्या दिखेगा हमको, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब आप देखो हम क्या कहेंगे कि इस जगह पे मेरे पास जो x है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करेगा, तो इसने क्या किया है, इसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा है अपने तरफ और उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो वही चीज हमको यहाँ पे कार्बन का क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा किसका, फर्स्ट कार्बन का। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ ताकि हमको समझने में आसानी हो। हालांकि नंबरिंग से अच्छा है कि इसका देखो पहले टाइम में क्या होता था कि कार्बन का नोटेशंस होता था, तो मैं इसको नोटेशन से यूज करता हूँ। तो अल्फा ये हमारा ओल्ड नोटेशन है, आईपैक नोटेशन नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल, डेल्टा, थीटा, इसके आगे जाएंगे तो फाई, साई, जो भी सिंबल्स है वो सभी यूज होते थे। तो अल्फा कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन घट गया। अभी अल्फा क्या करता है, बीटा कार्बन के ऊपर ताकत लगाता है। क्यों, क्योंकि एक्स के ऊपर ये ताकत लगा नहीं सकता, क्योंकि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। तो अल्फा क्या करेगा, बीटा के ऊपर ताकत लगाएगा, ठीक है। और बीटा के ऊपर ताकत लगा के बीटा का इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा। तो जब ये बीटा का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा,
कि इलेक्ट्रॉन अल्फा से बीटा की तरफ इस तरीके से भागना चालू करेगा। ठीक, तो बीटा कार्बन के ऊपर 2 प्लस साइन आएंगे। 2 प्लस साइन इसलिए दिखाया जाता है कि बीटा कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो कमजोर है अल्फा कार्बन से। ठीक है, उसी के बाद बीटा कार्बन क्या करेगा, अपने गामा कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास करेगा और इसके ऊपर फिर से चार्ज आएगा इस तरीके से। ठीक, इसका मतलब है कि अल्फा कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो बीटा कार्बन से कम है। ठीक, उसके बाद डेल कार्बन क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसको हम 4 प्लस साइन से इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज सबसे अहम हिस्सा है इसका, इंडक्टिव इफेक्ट हमको 3 से 4 कार्बन तक ही दिखता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कितना कार्बन दिखाया आपको, टोटल 4 कार्बन, C1, C2, C3 और C4। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ताकतवर है, ठीक है, बहुत ताकतवर है, तो 4 कार्बन तक दिखता है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला थोड़ा कमजोर है तो 3 कार्बन तक दिखता है। 4 कार्बन के बाद हमको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, तो इस चीज को एकदम परफेक्टली याद रखेंगे। मैं यहाँ एक पॉइंट करके लिख देता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट इज सीन, एक सेकंड मैं इसको दूसरे पेन ताकि आप नोट्स लिख सको। Inductive effect is seen up to 3 or 4 carbon atom in a chain। ठीक है, if the EWG, EWG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन withdrawing group, if the EWG is strong, the effect is seen to 4 carbon and if EWG is less strong, the effect is seen up to 3 carbon। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? या मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, बोर्ड एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो ये बोर्ड कंप्लीट देख लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो।
सर ये क्लियर है। ठीक है रानी, तुमको? Yes, sir. ये दोनों पॉइंट्स देख लो। सर नीचे वाला, नीचे वाला कौन सेकेंड सा? वाला पॉइंट। ये सेकंड वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी देखो यहाँ पे ये X क्या है? X है वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन कार्बन का खींच रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये वहां किसी चीज को खींच रहा है अपने तरफ। जैसे आप देखो कुएं से पानी खींचना, तो पानी कौन खींच रहा है? कुएं से मान लो आप पानी खींच रहे हो, तो आप पानी वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे आप देखो बैंक जाते हैं, बैंक से पैसा निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विड्रॉ करना। मतलब हम कहीं से कहीं कुछ डिपॉजिट है और उस जगह से मैं उसको उस चीज को विड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कह सकते हैं इसका अपना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रखा है। तो कार्बन क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अभी सॉरी, हेलोजन क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अभी कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा हेलोजन? तो जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है उसको खींचता है अपनी तरफ। ऐसा नहीं है कि इसके सभी इलेक्ट्रॉन को खींचना चालू कर देता है। ठीक है, जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको खींचेगा अपनी तरफ। तो इसको कहते हैं विड्रॉ करना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। बस समझ में आया? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग है तो हमको इफेक्ट 4 कार्बन तक दिखता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम स्ट्रांग है तो हमको ये इफेक्ट 3 कार्बन तक दिखता है। ठीक है, अभी कौन सा स्ट्रांग होगा, कौन सा लेस स्ट्रांग होगा, तो इसका एक लिस्ट आता है। वो लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसमें मेरे ख्याल से एक टॉपिक और एक क्लास और चलेगा। ठीक है, तो उसमें हम